हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, और जब मैं आपको बीच बीच में लिखने का मौका दूंगा तब मैं आपसे कुछ ना कुछ बातें करता रहूंगा। कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, आपके साथ करनी है। वो तब करेंगे जब मैं बोर्ड को भर दूंगा और आप लिख रहे होंगे। तो जल्दी से हम चीजों को पहले रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, ह्यूमन जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, अगर मैं उसमें लेंथ ऑफ डीएनए की बात करता हूं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा का पूरा फोकस करना, बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा। लेंथ का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। हमारे डिप्लॉयड डीएनए के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हैं, और मैंने जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर था 3.4 एंगस्ट्रॉन जो था आपका, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ आएगी 2.2 मीटर। लेकिन न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है वो है 10⁻⁻6 मीटर। तो इतना बड़ा धागा इसके अंदर एकोमोडेट तभी हो पाएगा जब आप इसको पैक करके रखोगे, जब आप इसकी कॉइलिंग करोगे, पैकेजिंग करोगे। इसलिए टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। मेरे पास एक लंबा सा डीएनए है और इस डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है। इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन आकर बाइंड करते हैं H2A, H2B, H3, H4। कितने हिस्टोन प्रोटीन हो गए? 4। हर एक के कितने टाइप हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो डीएनए पे चार्ज है नेगेटिव, किसकी वजह से? फॉस्फेट की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होते हैं, इनमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इजीली अट्रैक्ट कर जाएंगे। कितने टाइप के हिस्टोन हैं? 4। H2A, H2B, H3, H4। सबके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। Each stone has 2 molecule, so we have 8 histone protein, octamer of histone protein, जो डीएनए की क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है यहां पर डीएनए रैप हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर आपका डीएनए रैप हो गया। जो येलो कलर से डीएनए है उसको मैंने कोर डीएनए बोला, और जो रेड कलर से डीएनए है उसको मैंने लिंकर डीएनए बोला। कोर डीएनए में बेस पेयर है 146 बेस पेयर, और लिंकर डीएनए में बेस पेयर है 54 बेस पेयर। टोटल को बोला 200 बेस पेयर। तो ये जो पूरी की पूरी एक यूनिट है जिसमें आपके ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, जिसमें येलो कलर वाला डीएनए है और ये रेड कलर वाला डीएनए है, तो इस पूरे एक यूनिट को आप बोलते हैं 1 न्यूक्लियोसोम। 1 न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये इसके साथ बाइंड किया, ये इसके साथ बाइंड किया, तो ये भी एक न्यूक्लियोसोम है और ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। तो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम किसकी बनी हुई है? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। आपसे पूछा ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट हैं, तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं। तो हमारे अंदर टोटल बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹ है। तो फिर इतने बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? अगर 200 बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम बनता है तो मैंने टोटल बेस पेयर को 200 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 3.3 इंटू 10�7 आपका न्यूक्लियोसोम आ गया। अगर आपको इकोलाई की लेंथ दी हुई है, कितनी दी है? 1.36 mm दी हुई है। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन इकोलाई? बिल्कुल। लेंथ फॉर्मूला है लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर।
तो लेंथ हमने रखी 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉन को मैं मीटर में ले आया, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको मैं नीचे लेकर आ गया तो ये आपका गया करीब 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, जो कि एक्यूरेट होता है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो क्रोमेटिन होता है वो दो टाइप का क्रोमेटिन होता है, एक को बोलते हैं यूक्रोमेटिन और एक को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो आप यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को समझने से पहले, आप इसको समझने से पहले ये वाला डायग्राम आप देखिएगा, समझने से पहले आप ये डायग्राम देखिएगा। बच्चों ये मैंने आपको दिखाया था डीएनए, इस डीएनए के साथ आपके हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा तो आपका ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है। अब अगर इसके अंदर और ज्यादा पैकेजिंग हो जाएगी, और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी तो डीएनए इस तरीके से हो जाएगा, और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी तो डीएनए इस तरीके से हो जाएगा, और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी तो वो क्रोमोसोम का रूप ले लेगा। मतलब इससे पहले जो आपको दिखाया गया है वो डीकंडेंस फॉर्म दिखाई गई है, आगे आपको क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म दिखाई गई है। तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े तो आपके न्यूक्लियोसोम बना। तो डीएनए की कॉलिंग, डीएनए की पैकेजिंग किसने कर दी? न्यूक्लियोसोम ने कर दी। उसके बाद इस धागे के अंदर और कॉलिंग हो गई तो ये ऐसा बना, इस धागे में और कॉलिंग हो गई तो ऐसा बना, और कॉलिंग हो गई तो आपका बन गया क्रोमोसोम। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो क्रोमोसोम है जिसके अंदर क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है, सर ये नहीं पढ़ाया था। अरे यार कौन है यार, ये कहां से आते हैं कि ये कहां से आए? ये मेरे ऊपर छोड़ दिया क्या किसी ने? अबे रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था या नहीं देखा था? है झुमरी तलैया से आए हैं क्या? अरे किसी ने छोड़ दिया ही लगता है मेरे ऊपर, ये नहीं पढ़ाया था। अरे ये देख, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ाया था, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ाया था भाई। अगर जो बिना रिकॉर्डिंग के आए हैं तो उनको तो ये हवा भी नहीं चलेगी, हवा भी नहीं लगेगी, ये तो हवा भी नहीं लगेगी भाई। अरे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहनों, रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर आए हो ना भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर आए हो ना भाई, है ना। अभी मैं तुम्हें एक मैसेज पढ़ के भी बताऊंगा, एक महानुभाव ने मुझे मैसेज किया था रिकॉर्ड लेक्चर देने के बाद, मैं पढ़ के बताऊंगा और आप मुझे बताइएगा इसको परमानेंट ब्लॉक करना है, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है, नहीं करना है, ठीक है। मैसेज लाया हूं मैं, स्क्रीन पे लगाऊंगा अभी तुम्हारे सामने, बाद में लगाऊंगा, ठीक है। तो भैया रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर आइए भैया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब मैं एक जीन्स लेकर आया था जेनेटिक्स की पहली क्लास के अंदर, तो मैंने जीन्स को क्या किया था? फोल्ड किया था, फिर मैंने और फोल्ड किया, फिर मैंने ओल्ड फोल्ड किया। तो जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूं उसमें फोल्डिंग बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ कॉइलिंग बढ़ा रहा हूं, तो भैया जीन्स छोटी होती जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से भैया कि आपको डीएनए की पैकेजिंग करनी है। शुरू में जो पैकेजिंग करते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन करते हैं, बाद में जो पैकेजिंग करते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए है वो आपका क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है और क्रोमेटिन आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो इन्होंने ये बोला कि क्रोमेटिन दो टाइप का है। क्रोमेटिन कितने टाइप का है? क्रोमेटिन दो टाइप का है। एक को आप बोलते हैं यूक्रोमेटिन और दूसरे को आप बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से देखिएगा। ये सब क्या है? न्यूक्लियोसोम है। 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 न्यूक्लियोसोम है। यहां न्यूक्लियोसोम की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर डीएनए ज्यादा कॉइल्ड है, यहां डीएनए ज्यादा कॉइल्ड है, यहां डीएनए कम कॉइल्ड है, यहां डीएनए ज्यादा कॉइल्ड है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोसोम के नंबर ज्यादा हैं, यहां न्यूक्लियोसोम के नंबर कम है, इसलिए डीएनए यहां कम कॉइल्ड है। तो जहां पर डीएनए टाइटली पैक्ड होता है उस डीएनए के लिए वर्ड यूज करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। जहां डीएनए थोड़ा लूजली पैक्ड होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन।
जब आप इसको डाई से स्टेन करोगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यूक्रोमेटिन लाइट दिखेगा, लेकिन जब आप इसको डाई से स्टेन करोगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको डार्क दिखेगा। तो यहां आपको ज्यादा खुला दिख रहा है, खुला का मतलब होता है अनवाउंड, यहां ज्यादा खुला दिख रहा है डीएनए, यहां खुला नहीं दिख रहा, तो यहां लिखा है वाउंड, यहां लिखा है अनवाउंड, क्योंकि डीएनए थोड़ा खुला लग रहा है, यहां डीएनए वाउंड लग रहा है। ये वाला जो डीएनए होता है ये आपका मैसेंजर आरएनए बना सकता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है, 4 घंटे का टॉपिक है जो इस चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा। भाई ये रिवीजन चल रहा है, कोई अगर रिकॉर्डेड लेक्चर बिना आए देखकर आया है तो वो तो उसके तो कान में से खून निकल जाएगा। ये रिवीजन चल रहा है, ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ये वाला जो डीएनए है, ये वाला डीएनए एमआरएनए नहीं बनाता, इसका मतलब ये वाला डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता। तो ये वाला जो डीएनए है हेटेरोक्रोमेटिन, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, बट ये वाला डीएनए मैसेंजर आरएनए बना सकता है। तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन आपको समझ में आ गया। दूसरा मैंने आपको बोला कि यूक्रोमेटिन को जब आप स्टेन करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको स्टेन लाइटर, मतलब वो हल्का दिखेगा। तो ये जो हल्का ब्लू कलर है ये यूक्रोमेटिन है, और जो डार्क ब्लू है वो हेटेरोक्रोमेटिन है, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन स्टेन डार्कर, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क दिखेगा, यूक्रोमेटिन आपको लाइट दिखेगा। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन मैंने आपको बता दिया। आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कम है, यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ज्यादा है, मतलब डीएनए की पैकेजिंग यहां पर ज्यादा है, यहां डीएनए की पैकेजिंग थोड़ी कम है, यहां पैकेजिंग ज्यादा है, यहां डीएनए उतना उलझा हुआ नहीं है, यहां डीएनए ज्यादा उलझा हुआ है, यहां पर लेस कंडेंस है डीएनए, यहां पर मोर कंडेंस है, जो खुला हुआ है वो है यूक्रोमेटिन, जहां डीएनए में ज्यादा कॉइलिंग है वो है हेटेरोक्रोमेटिन। इसके अलावा और कोई डायग्राम आपको नहीं देखना, ये डायग्राम भी आप मत देखना, बस आप ये देखिएगा, ये नैनोमीटर ये सब छोड़ दीजिएगा, यहां देखिएगा ये डीएनए है, डीएनए में क्या आ गए, न्यूक्लियोसोम आ गए, न्यूक्लियोसोम के नंबर बढ़ गए, यहां और ज्यादा कॉलिंग हो गई, और ज्यादा कॉलिंग हो गई, और आखिरी में किसका रूप ले लिया, क्रोमोसोम का रूप ले लिया। डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए 2 जगह पर डीएनए की पैकेजिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग में होती है और एक बाद में होती है। स्टार्टिंग में डीएनए की पैकेजिंग करवाने के लिए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और बाद में पैकेजिंग करवाने के लिए होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिनको आप स्केफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं, और इनका नेचर एसिडिक होता है। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक होता है, और इनमें जो अमीनो एसिड सबसे ज्यादा मिलते हैं वो होते हैं अर्जिनिन एंड लाइसीन। तो ये है आपकी पैकेजिंग, एक इजी सा टॉपिक है, एक इजी सा टॉपिक है। और उसके बाद आपको बताया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। साइज है सेल का 1 माइक्रोमीटर, डीएनए की लेंथ है 1.36 mm, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए इस तरीके से पूरा का पूरा सेल में स्कैटर्ड होगा। ये क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, that DNA is scattered in cytoplasm. It doesn't mean that DNA is scattered in cytoplasm. इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए पूरी की पूरी सेल में फैलेगा, नहीं। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं है, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो भाई इसकी पैकेजिंग कौन करेगा, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारे केस में एसिडिक होते हैं, बट बैक्टीरिया के केस में बेसिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन को पॉलीअमाइंस बोलते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आपका अट्रैक्ट करेगा, और जो डीएनए सेल्स के अंदर मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा, उस डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट होंगे, ये मैंने लिखे हुए हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और इस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए ऑर्गेनाइज इन लूप्स,
इसके अंदर जो डीएनए मिलेगा वो लूप्स की फॉर्म में मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से लूप्स की फॉर्म में मिलता है। तो ये हमने आपको पढ़ाया था रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर, तो ये हमने आपको रिवीजन करवा दिया। तो बच्चों एक मैसेज है, मैं सोचा आपको पढ़ के बताता हूं। सी समझिएगा बात को। इफ वी प्लान एनी एक्स्ट्रा क्लास इट मीन्स वी आर डूइंग जस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। और आई टोटली अंडरस्टैंड कि you don't get proper time to revise the things. You need a time for self study. That's why you people don't want any extra class on Saturday or Sunday. But if we plan extra class on Saturday or Sunday, then you can say like this, sir, please sir, don't plan any extra class, sir, it create extra burden, you know. तो आप इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। देयर इज अ वे, कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। एंड दैट कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स योर पेरेंटल केयर, कि आपकी परवरिश किस तरीके से हुई है। मैं ये समझता हूं कि यार सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए होता है, मंडे से फ्राइडे आप लोग पढ़ते हो, उसको रिवाइज करने के लिए सैटरडे संडे चाहिए होता है। बिल्कुल, आई टोटली गॉट योर पॉइंट, बट देयर इज अ वे टू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम कि सर प्लीज एक्स्ट्रा क्लास मत लीजिए, सर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, सर प्लीज रिक्वेस्ट है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। सो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन, सो लेट मी रीड हिज गोल्डन वर्ड्स, ठीक है। आप देखिए इनके वर्ड्स क्या थे, मैं आपको इनका नाम भी जरूर बताऊंगा, ठीक है। और मैंने पहले सोचा इनको परमानेंट ब्लॉक किया जाए, बट मैंने परमानेंट ब्लॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। सर ये कोई तरीका थोड़ी ना है, मुंह उठा के तुम फ्री हो तो हमें कोई और काम नहीं है क्या? हम कुछ प्लान के मुताबिक ही पढ़ सकते हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर देने के बावजूद तुम यही कहते हो कि तुम पीछे हो, पीछे हो। कहां से पीछे हो तुम? एनसीईआरटी का दे दिया, उसमें अगले टॉपिक भी घुसा दिया। तो ये देखो कितना जहरीला है यार, इतना जहर कहां से आया भाई? हु इज द सप्लायर? अगर इसने अपने छोटे भाई बहन को काट लिया तो भैया निपट जाएंगे यार, समझे बात को। तो मेरा कहने का, मैंने इसका फिर भी सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कराया। मेरी सहनशीलता देखिए, क्योंकि यार हमें नहीं मालूम किन के माताजी, किन के पिताजी कितनी मेहनत करके घर में पैसा लेकर आ रहे हैं, कितनी मुश्किल से पैसा लेकर आ रहा है ना। हमारे लिए 4,500-5 हजार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी के लिए ये बड़ी बात होगी, क्योंकि एक टाइम पे हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात होती थी। बस मैंने इसलिए ठंडे दिमाग से सोचा और गॉड ब्लेस यू करके बात खत्म की। आपको रिवीजन समझ में आया तो आप जल्दी से यस सर लिख दीजिए, ताकि हम नया टॉपिक को हम स्टार्ट कर सकें। आप जल्दी से यस सर लिख दीजिए, ठीक है। नहीं, ब्लॉक कराना ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ब्लॉक कराना ऑप्शन नहीं है ना। यहां देखिए, जिन्हें हमसे मोहब्बत नहीं हुई ना उन्हें कभी मोहब्बत भी नहीं होगी, याद रखना। चलो जल्दी से यस सर लिख दीजिए, 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 फटाफट यस सर लिख दीजिए। ठीक है, यस सर आ गया है, यस सर। तो आप देख लीजिए, हमने 2 टॉपिक खत्म कर लिए हैं, डीएनए स्ट्रक्चर और पैकेजिंग खत्म कर लिया है। और जितना हमने पढ़ लिया है यहां तक का मैं एक रिवीजन लेक्चर आपको कल डालूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन लेक्चर मैं करूंगा कंटिन्यू, लेकिन पहले मैं मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको पढ़ा रहा हूं, साथ साथ इसके रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो इन 3 लेक्चर का मैं 25 मिनट का रिवीजन लेक्चर, 25 से 30 मिनट का रिवीजन लेक्चर आपको कल 100% प्रोवाइड कराने वाला हूं। और जो हमारी पीपीटी के सॉल्यूशन पेंडिंग है डीपीपी के, वो मैं आपको संडे से पहले कंप्लीट कर लूंगा, ये मेरा वचन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आप देख लीजिए, बहुत आराम से लेके चलूंगा, पूरा फोकस करना। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये टॉपिक है। तो बच्चों पहले ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है।
लोग ऐसा मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका प्रोटीन है। जब तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तब तक लोग ये मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल मैंने डाली है हेडिंग, और इसके अंदर जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया गया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बताऊंगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बताऊंगा। तो आइए आप फटाफट आइएगा। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे। अगर मैं बात करता हूं, साइंटिस्ट की बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक साइंटिस्ट थे, यहां पर मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिथ, जिनका पूरा नाम था आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये है साइंटिस्ट का नाम। ईयर की अगर मैं बात करता हूं, मेरे साथ साथ लिखना, ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो ईयर था 1928। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया यूज किया। बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा क्योंकि बस ये चैप्टर है, उसके बाद बॉटनी में कुछ नहीं रह जाएगा, इजी है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया यूज किया, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, या आप बोल सकते हैं न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूमोकोकस, या आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस निमोनी। ये वो बैक्टीरिया था जो एक डिजीज करता था। तो ये बैक्टीरिया कौन सी डिजीज करता था? ये बैक्टीरिया एक जानलेवा डिजीज करता था, जिस डिजीज का नाम है निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया। और इस डिजीज की वजह से हो सकती है डेथ। साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिथ, ईयर 1928, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर न्यूमोकोकस निमोनी, और यह बैक्टीरिया जो डिजीज करता है उसका नाम है निमोनिया, और निमोनिया की वजह से हो सकती है डेथ। बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज यूज की। बैक्टीरिया इन्होंने ये यूज किया, और इसके साथ इन्होंने एक और चीज यूज की जिसका नाम था माइस। तो हम यहां पर एक लाइन खींच देते हैं। ये हमने यहां पर आपकी एक लाइन खींच दी। हाँ, डेमो लेक्चर ही है ये डेमो लेक्चर ही है। याद आया तुम्हें? ठीक है। तो आज वो समय आ गया। तो ये जो बैक्टीरिया था, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जिस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। जिस बैक्टीरिया का नाम है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। तो बच्चों, इस बैक्टीरिया की दो फॉर्म थी। कितनी फॉर्म थी? दो फॉर्म थी। एक फॉर्म का नाम था R2 और एक फॉर्म का नाम था S3। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की कितनी फॉर्म है? दो। एक का नाम है R2 और एक का नाम है S3। ध्यान से समझना, जब हमने S3 बैक्टीरिया को, हमने क्या किया? इस S3 बैक्टीरिया को ग्रो कराया। कहां ग्रो कराया? न्यूट्रेंट मीडिया में ग्रो कराया। न्यूट्रेंट मीडिया में ग्रो कराया। भाई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को क्या चाहिए? खाना चाहिए। उस खाने को आप क्या बोल रहे हो? खाने को बोल रहे हैं न्यूट्रेंट मीडिया। तो मैंने एक प्लेट ली, उस प्लेट में बैक्टीरिया का न्यूट्रेंट डाला, और उसमें किस बैक्टीरिया को ग्रो कराया?
एस्थर्ड बैक्टीरिया को ग्रो कराया। तो जब एस्थर्ड बैक्टीरिया को ग्रो कराया और मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को देखा, तो मैंने ये पाया कि जो एस्थर्ड बैक्टीरिया है, जो एस्थर्ड बैक्टीरिया है, जो एस्थर्ड बैक्टीरिया है, उस एस्थर्ड बैक्टीरिया के, उस एस्थर्ड बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो शाइन कर रही है। जब मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया, तो मैंने ये पाया कि जो एस्थर्ड बैक्टीरिया है, जो आपका एस्थर्ड बैक्टीरिया है, इसकी जो सेल्स हैं, एस्थर्ड बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं, जिनको बोलते हैं कॉलोनी, एस्थर्ड बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं जिनको बोलते हैं कॉलोनी, इनकी कॉलोनी आपकी क्या कर रही है? इनकी कॉलोनी आपकी कर रही है शाइन। इनकी कॉलोनी आपकी क्या कर रही है? इनकी कॉलोनी आपकी शाइन कर रही है। तो शाइन क्यों कर रही है? शाइन क्यों कर रही है? चमक क्यों रही है? क्योंकि इन बैक्टीरिया के बाहर आपका प्रेजेंट है कैप्सूल। क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल। और कैप्सूल जिस चीज का बना है, इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड हैं। और कैप्सूल जिस चीज का बना है उसको आप बोलते हैं पॉलीसैकरीहाइड। उसको आप बोलते हैं पॉलीसैकरीहाइड। तो जब मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को, जब मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को यहां समझ लो, यहां पूरा का पूरा फोकस कर लो, अच्छे से फोकस कर लो। एस्थर्ड बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया। जब मैंने न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया, तो एस्थर्ड बैक्टीरिया की जो सेल्स है, जो कॉलोनी है, वो शाइन कर रही है। वो शाइन इसलिए कर रही है क्योंकि इस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक कवरिंग है, एक कोटिंग है, किसकी? कैप्सूल की। और कैप्सूल किसका बना हुआ है? पॉलीसैकरीहाइड का बना है, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी आपकी कैसे अपीयर होती है? ये जो बैक्टीरिया है, ये आपका अपीयर होता है अपीयर एज स्मूथ। तो ये बैक्टीरिया कैसा दिखता है? स्मूथ दिखता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है, क्योंकि इसके चारों तरफ पॉलीसैकरीहाइड की कवरिंग है, इसलिए इसकी सेल शाइन करती है। कौन सा बैक्टीरिया? एस्थर्ड बैक्टीरिया। बट जो R2 बैक्टीरिया है, R2 बैक्टीरिया में आपका देखिए कैप्सूल नहीं है, तो इसकी जो कॉलोनी है, इसकी जो कॉलोनी है, सेल और कॉलोनी, सेल और कॉलोनी इज नॉट शाइनिंग। बताओ इसकी कॉलोनी शाइन क्यों नहीं कर रही? सर इसकी कॉलोनी शाइन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके अंदर कैप्सूल एब्सेंट है। तो ये आपका देखने में कैसा दिखेगा? ये आपका दिखेगा अपीयर एज रफ। R2 का मतलब रफ, एस्थर्ड का मतलब स्मूथ। ये रफ इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं है। ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ कैप्सूल की कवरिंग है, और कैप्सूल बना होता है पॉलीसैकरीहाइड का, इसलिए इसकी अपीयरेंस स्मूथ है, इसकी अपीयरेंस रफ है। यहां तक समझ में आया? तो सभी लोग यस सर लिख के टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। यहां अननेसेसरी चैट मत करना, टीम बैठी हुई है, आपको ऑब्जर्व कर रही है, और बाद में काफी लोगों को ब्लॉक भी किया जाएगा। देखिएगा, परमानेंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा, मना किया है मैंने, ठीक है, लेकिन चैट में ब्लॉक किया जाएगा महीने के लिए। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए। बिल्कुल मेरे साथ साथ उतारना, बिल्कुल ठीक है। और चैप्टर पूरा अच्छे से फोकस करना, पूरा अच्छे से। इसका रिवीजन लेक्चर भी दूंगा, इसका और स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर है उन सब का रिवीजन लेक्चर दूंगा, कल ही दूंगा, ठीक है। अब ये जो R2 बैक्टीरिया है, R2 बैक्टीरिया जो है,
ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, मतलब ये डिजीज नहीं करता, ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। एस्थर्ड गंदा बैक्टीरिया है, बीमारी करता है, डिजीज करता है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब है ये डिजीज नहीं करता, और नॉन पैथोजेनिक के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं नॉन वायरुलेंट, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नॉन वायरुलेंट मतलब ये लीथल नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, ये डिजीज नहीं करता। नॉन पैथोजेनिक बोलो या नॉन वायरुलेंट बोलो, ये पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब हो गया ये आपका वायरुलेंट है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब हो गया ये डिजीज नहीं करता, नो डिजीज, नो डिजीज। लेकिन ये आपका डिजीज करता है, कॉज डिजीज, ये आपका डिजीज करता है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया निमोनिया नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया निमोनिया नहीं करेगा, नो निमोनिया, नो निमोनिया। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है आपका, ये आपका निमोनिया करेगा। अगर निमोनिया नहीं करेगा तो फिर ये किसी की डेथ भी नहीं करेगा, नो डेथ। अगर ये निमोनिया करेगा तो भाई ये डेथ भी करेगा। साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिथ, ईयर 1928, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यूमोकोकस निमोनिया। और क्या यूज किया एक्सपेरिमेंट में? माइस। ये बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करता था? निमोनिया, जिसकी वजह से क्या होती थी? डेथ। इस बैक्टीरिया की कितनी फॉर्म है? दो। एक का नाम R2, दूसरे का नाम एस्थर्ड। R2 बैक्टीरिया के चारों तरफ कवरिंग नहीं है, कैप्सूल नहीं है, इसलिए ये अपीयर होता है रफ। इसकी कॉलोनी इसलिए शाइन नहीं करती, ये बीमारी नहीं करता, ये नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज नहीं करता, ये निमोनिया नहीं करता। तो स्ट्रेप्टोकोकस की कौन सी फॉर्म अच्छी है जो निमोनिया नहीं करती, जो किसी की डेथ नहीं करती? वो है R2। लेकिन एस्थर्ड बैक्टीरिया की कॉलोनी शाइन करती है, थोड़ी सी चमकीली लगती है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट है और कैप्सूल पॉलीसैकेराइड का बना है। और ये अपीयर होता है कैसा? स्मूथ, क्योंकि इसमें कैप्सूल है। ये पैथोजेनिक है, जहरीला है। ये डिजीज करता है क्या? निमोनिया, जिसकी वजह से जाएगी आप किसी की जान। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। नोट कर लीजिए, मुझे लगता है नोट कर लिया होगा, क्योंकि बहुत टाइम दिया है, 2 बार समझाया है और आपके सामने लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा टाइम आपको नोट के लिए देना पड़ेगा। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। ठीक है, पूरी जान लगा दूंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कम मत समझना। ठीक है, पूरी की पूरी जान लगा दूंगा, रिवीजन लेक्चर भी दूंगा, हिम्मत नहीं हारना, जान के साथ लगे रहना पूरा का पूरा। नोट कर लिया तो नोटेड लिख दीजिए। अब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए, क्योंकि देखिए आपके सामने लिखा है, तो इतना टाइम सफिशिएंट होता है। आपको स्मार्ट बनना है, आपको जहरीला नहीं बनना है ना। आपके लिए कोई कितना भी गलत बोले, आपको गलत नहीं बोलना है। हाँ, अगर कोई सामने आके बोले फेस टू फेस, फिर गॉड ब्लेस यू नहीं बोलना है, फिर गॉड के पास पहुंचा देना है। बाकी फिर वो गॉड का काम है, उसको ब्लेस करना है या फिर क्या करना है। आ जाओ जरा फटाफट आना। एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था। अब एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था। एक्सपेरिमेंट, हमने बैक्टीरिया लिया, हमने माइस लिया, ये रहा हमने माइस लिया उठा के ले आए हम माइस, ये हम उठा के ले आए, क्या उठा के ले आए? माइस उठा के ले आए। इस माइस के अंदर आपने डाला R2। अब R2 तो अच्छा है, R2 कैसा है? R2 तो अच्छा है, नॉन पैथोजेनिक है,
बताओ जरा, R2 तो अच्छा है, नॉन पैथोजेनिक है, आपने देखा R2 नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज करता नहीं है, तो माइस बिल्कुल खुश रहेगा, पार्टी करेगा। तो क्या माइस की डेथ होगी? क्या माइस की डेथ होगी? नहीं, माइस की डेथ नहीं होगी। नो डेथ, माइस की डेथ नहीं हुई। माइस ने पार्टी किया, खुश हो गया, बोला कोई डेथ नहीं हुई, क्योंकि R2 बैक्टीरिया कैसा था? R2 बैक्टीरिया हमारा नॉन पैथोजेनिक है। कैसा है? नॉन पैथोजेनिक है, बिल्कुल डेथ नहीं हुई। फिर हमने क्या किया? दूसरा केस लिया, माइस के अंदर हमने डाला एस्थर्ड, स्वाहा स्वाहा। था तो काफी अच्छा, बस कभी कभी जहरीला बन जाता था। वैसे दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन हमें छोड़ के चला गया। ये हो गई आपके माइस की डेथ। क्योंकि एस्थर्ड बैक्टीरिया कैसा है? एस्थर्ड बैक्टीरिया जो है वो है आपका पैथोजेनिक। एस्थर्ड बैक्टीरिया कैसा है? पैथोजेनिक। तीसरा केस देखिए, हमने लिया माइस। माइस में एस्थर्ड बैक्टीरिया को हीट देके मार के डाला, मतलब एस्थर्ड बैक्टीरिया को मैंने किल कर दिया। हीट से मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को किल कर दिया, मतलब मैंने मरा हुआ एस्थर्ड बैक्टीरिया डाला। मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया को मार दिया, हीट देके मार दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। एस्थर्ड बैक्टीरिया को हीट देके किल कर दिया। तो अब मुझे बताइए, क्या अब डेथ होगी? बताइए, मरा हुआ डाला है, क्या डेथ होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, डेथ नहीं होगी। तो पहले केस में डेथ नहीं हुई, दूसरे केस में डेथ हो गई, तीसरे में एस्थर्ड जिंदा नहीं डाला, एस्थर्ड मरा हुआ माइस के अंदर डाला। तो माइस ने फिर से पार्टी करी, माइस ने फिर से पार्टी करी और माइस की डेथ नहीं हुई। चौथा केस, चौथा केस, हमने लिया माइस और माइस में डाला R2। R2 कैसा था? नॉन पैथोजेनिक था, बिल्कुल सही है। लिविंग R2 डाला, कैसा डाला? लिविंग R2 डाला, जिंदा, ठीक है, जिंदा हूं। तो इसमें डाला हमने R2 लिविंग, और हमने इसके अंदर डाला एस्थर्ड हीट किल्ड। तो अब आप देखो, R2 लिविंग नहीं मारता, एस्थर्ड हीट किल्ड नहीं मारता, पर जब दोनों मिले तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि R2 तो डेथ नहीं करता, मरा हुआ एस्थर डेथ नहीं करता, तो जब इन दोनों को डालेंगे तो माइस मरना नहीं चाहिए। वी वर एक्सपेक्टिंग कि माइस जिंदा रहेगा, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था और माइस की हो गई डेथ। माइस की क्या हो गई? डेथ। तो यहां पर जो ग्रिफिथ थे, यहां पर जो ग्रिफिथ थे, वो आपके जैसे चले गए कहां पर? शॉक। शॉक लगा 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 शॉक लगा 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 शॉक लगा। ग्रिफिथ सरप्राइज, ग्रिफिथ को शॉक लगा कि माइस कैसे मर सकता है? R2 मारता नहीं है, मरा हुआ एस्थर मारता नहीं है, दोनों को साथ में डाला और माइस की हो गई डेथ। तो जब माइस को चेक किया गया, तो जब माइस को चेक किया गया तो माइस के अंदर, माइस के अंदर जब माइस को चेक किया गया तो माइस के अंदर वी फाउंड लिविंग
एस्थर्ड बैक्टीरिया, माइस को चेक किया गया तो माइस के अंदर लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया मिले, लेकिन हमने तो माइस के अंदर लिविंग एस्थर्ड डाले ही नहीं थे। हमने तो माइस में R2 लिविंग डाले थे और एस्थर्ड किल्ड डाला था। तो फिर माइस के अंदर लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया कैसे मिले? यह बड़ा शॉकिंग था। ठीक है, माइस को किसने मारा? माइस को मारा लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया ने, बट मैंने तो माइस के अंदर लिविंग एस्थर्ड डाले ही नहीं थे, मैंने तो मरे हुए एस्थर्ड डाले थे। लिविंग तो मैंने R2 डाला था और R2 किसी की डेथ करता नहीं है। तो भैया माइस में जिंदा एस्थर्ड कहां से आए? जिंदा एस्थर्ड बैक्टीरिया कैसे आए? नेशन वांट्स टू नो। ठीक है, माइस मर गया, उसके अंदर लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया है, इसी ने मारा है, बट हमने तो डाले ही नहीं ना लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया। ये माइस में कहां से आए? हमने तो मरे हुए एस्थर्ड डाले थे, हमने तो जिंदा R2 डाले थे, लेकिन माइस के अंदर लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया आए। नेशन वांट्स टू नो। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस। कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? शौक लगा 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 लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वहां पर शैतानी आत्माओं का वास था, बेसमेंट से आवाजें आ रही थी। ऐसा क्या हुआ होगा? तो ग्रिफिथ से पूछा, ग्रिफिथ से पूछा, ग्रिफिथ से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो ग्रिफिथ सेड, ग्रिफिथ ने क्या बोला? ग्रिफिथ ने यह बोला, ग्रिफिथ ने यह बोला कि माइस के अंदर, माइस के अंदर, ग्रिफिथ ने क्या बोला? ग्रिफिथ ने बोला कि माइस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया था? R2 बैक्टीरिया था। कैसा था? लिविंग था। क्या कैप्सूल था? नहीं था। कैसा था? नॉन कैप्सूलेटेड था। आपने माइस के अंदर क्या डाला? आपने माइस के अंदर डाला था R2 और आपने माइस के अंदर डाला था क्या? आपने माइस के अंदर डाला था आपका, आपने माइस के अंदर, माइस के अंदर आपने डाला था क्या? आपने माइस के अंदर डाला था एस्थर्ड हीट किल्ड, एस्थर्ड हीट किल्ड, एस्थर्ड हीट किल डाला था। तो इन्होंने यह बताया कि हीट ने, जिस हीट से आपने एस्थर्ड हीट किल्ड, जिस हीट से आपने एस्थर्ड को किल्ड किया, तो इन्होंने यह बताया कि कोई चीज है जो एस्थर्ड हीट किल्ड से किसमें गई। इन्होंने यह बताया कि कोई चीज है आपकी जो एस्थर्ड हीट किल्ड से किसके अंदर गई? R2 में गई। अब एस्थर्ड से देखिए, जब माइस, यहां पर माइस की डेथ हुई तो लोगों ने कहा कि वहां कौन सा बैक्टीरिया मिला? एस्थर्ड बैक्टीरिया मिला। एस्थर्ड बैक्टीरिया मिला तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था कैप्सूल। तो जो डेथ करने की जो प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी ऑफ डेथ, प्रॉपर्टी ऑफ डेथ, डेथ करने की जो प्रॉपर्टी थी वो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट थी। किसके कैप्सूल में प्रेजेंट थी? एस्थर्ड बैक्टीरिया के कैप्सूल में प्रेजेंट थी। तो लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया में जो कैप्सूल है
उसके अंदर डेथ करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जब R2 बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड है और आपने एसिड हीट किल डाला, तो कोई चीज है समथिंग, क्या बोलेंगे, समथिंग, उसी समथिंग को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट वो समथिंग क्या है ये नहीं पता। समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको मैं बोल रहा हूं जेनेटिक मटेरियल, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल। तो समथिंग जिसको मैं बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जिसको मैं बोल रहा हूं जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर फ्रॉम एसिड हीट किल्ड बैक्टीरिया टू लिविंग R2 बैक्टीरिया, टू लिविंग R2 बैक्टीरिया। कोई चीज है जो मरे हुए एस्टर्ड से R2 में गई, क्या गई, उसका नाम है समथिंग, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। बट क्या गई, उस समथिंग का नाम क्या है, उस समथिंग का नाम डीएनए है, या उस समथिंग का नाम आरएनए है, या उस समथिंग का नाम प्रोटीन है। ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया। ग्रिफिथ ने यह कहा कि मरे हुए एस्थर बैक्टीरिया से लिविंग R2 बैक्टीरिया में कोई चीज गई, समथिंग, उस समथिंग को बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो गया उसी को बोला जेनेटिक मटेरियल। बट इसका इसमें डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया, ये नहीं पता क्या गया, उसको नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम कि एस्टर्ड से डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया, उनको नहीं मालूम। बट कुछ गया, समथिंग, क्या गया, ईश्वर को मालूम है, कुछ गया, समथिंग और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर जेनेटिक मटेरियल। भाई जो गया होगा वो जेनेटिक मटेरियल ही होगा, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो समथिंग है। बट गया क्या इन तीनों में से ये नहीं पता। ट्रांसफर फ्रॉम एसिड हीट किल बैक्टीरिया टू लिविंग R2 बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो लिविंग R2 बैक्टीरिया थे, जो लिविंग R2 बैक्टीरिया थे, उन्होंने अपने अंदर, जिसकी वजह से लिविंग R2 डेवलप, क्या डेवलप कर लिया, लिविंग R2 डेवलप कैप्सूल। तो जिसकी वजह से आपके लिविंग R2 बैक्टीरिया कैप्सूल डेवलप करके, लिविंग R2 बैक्टीरिया ने क्या डेवलप कर लिया, कैप्सूल। तो जब इन्होंने कैप्सूल डेवलप किया, इनके चारों तरफ आ गया आपका कैप्सूल। तो यहां से कुछ चीज गई लिविंग R2 के अंदर, जिसकी वजह से लिविंग R2 ने डेवलप कर लिया अपने चारों तरफ कैप्सूल। और लिविंग R2 बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट हो गए, लिविंग R2 बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए एस्थर्ड लिविंग बैक्टीरिया में, क्योंकि इन्होंने अपने चारों तरफ क्या ले आया, इन्होंने अपने चारों तरफ कैप्सूल ले आया। तो इसकी वजह से लिविंग R2 किसमें कन्वर्ट हो गए, एस्थर्ड में चेंज हो गए, और उस एस्थर्ड ने माइस की डेथ करी। इसका मतलब जो चीज यहां से यहां गई, उस चीज को पूरा का पूरा डैमेज हीट भी नहीं कर पाई। जो चीज एस्थर बैक्टीरिया से
R2 में गई, उस चीज को हीट भी पूरा का पूरा डैमेज नहीं कर पाई, तभी तो वो चीज यहां से R2 में गई। जो चीज मरे हुए एस्थर्ड बैक्टीरिया से R2 में गई, इनमें से कुछ गया, मतलब हीट उसको पूरी तरीके से डैमेज नहीं कर पाई, और वो चीज यहां से यहां गई और R2 बैक्टीरिया में कैप्सूल आ गया। और जब कैप्सूल आ गया तो लोग लिविंग R2 को बोलने लगे लिविंग एस्थर्ड, और इसकी वजह से आपकी माइस की क्या हो गई होगी, डेथ हो गई होगी। बट व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ग्रिफिथ। गया क्या? अरे गया क्या? इसका डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया, नाम सुनने को मांगता है, गया क्या? अरे हमको नहीं मालूम गया क्या। मेरे को नहीं मालूम कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, मेरे को नहीं मालूम गया क्या। बस मेरे को इतना मालूम है कि मरे हुए एस्थर्ड बैक्टीरिया से कोई चीज लिविंग R2 में गई और लिविंग R2 में कैप्सूल आ गया, और लिविंग R2 में जब कैप्सूल आ गया तो लोग उसको लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया बोलने लगे और उसने माइस को मारा होगा। बट इसका यहां क्या गया? डीएनए गया, आरएनए गया, प्रोटीन गया, हमको नहीं मालूम। समझ में आया तो यस लिखो, समझ में आया तो यस लिखो। तो ऐसा पता चला कि एक लिविंग फॉर्म दूसरे लिविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहां से तो यह पता चला कि माइस की डेथ का रीजन यह है कि वन लिविंग फॉर्म चेंज इनटू अनदर लिविंग फॉर्म, क्योंकि माइस के अंदर तो लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया मिले जो हमने डाले ही नहीं थे। तो लिविंग R2 किसमें कन्वर्ट हो गया? एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से एक चीज और बोल सकते हैं कि वन लिविंग फॉर्म चेंज इनटू अनदर लिविंग फॉर्म, वन लिविंग फॉर्म चेंज इनटू अनदर लिविंग फॉर्म। यहां पे नोट डाल के लिख देता हूं, उतार लो तुम यहां तक, यहां पे नोट डाल के लिख देता हूं। वन लिविंग फॉर्म, वन लिविंग फॉर्म जिसको मैं बोल रहा हूं R2, चेंज इनटू अनदर लिविंग फॉर्म, चेंज इनटू अनदर लिविंग फॉर्म जिसको मैं बोल रहा हूं एस्थर्ड। उतार लो यहां तक, फटाफट उतार लो, जल्दी से उतार लो। जल्दी से उतार लो। ग्रिफिथ नहीं बता पाए कि माइस की डेथ क्यों हुई। ग्रिफिथ के ये वर्ड्स थे। अब देखिए कौन बताएगा कि माइस की डेथ क्यों हुई। अभी आपको बताएंगे कि माइस की डेथ क्यों हुई, कैसे पता लगा। नोट कर लिया। देखो अब तो मैं साथ साथ लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 3-3 4-4 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपने उस टाइम लिख लिया होगा। तो भैया ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। इस दुनिया से बहुत दूर एक दुनिया है और उस दुनिया में 3 लोग बैठे थे। एक का नाम था एवरी, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था मैक्लियोड और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था मैककार्टी। 3 साहब थे। एक का नाम था एवरीबॉडी से शावा, दूसरा मैक्लियोड और तीसरा मैं कहां थी सैटरडे को, एक्स्ट्रा लेक्चर ही नहीं देख पाई। लेकिन मैंने देखा
और मैंने चैट में जहर उगला क्योंकि मैं जहरीला हूं, तो भाई एवरी मैक्लियोड मैकार्टी इन्होंने बताया कि माइस की डेथ, तो जो डेथ ऑफ माइस है, डेथ ऑफ माइस है, उसका रीजन इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ग्रिफिथ, एक चीज और हम यहां पे लिख देते हैं नोट डाल के, यहां पे साइड में लिख देता हूं नोट डाल के, ग्रिफिथ didn't explain biochemical nature of ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर, कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, वो बता नहीं पाए। तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किन्होंने बताया? बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किन्होंने एक्सप्लेन किया? इन्होंने ही एक्सप्लेन किया। किन्होंने एक्सप्लेन किया? इन्होंने ही एक्सप्लेन किया। किन्होंने? एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी इन्होंने बताया कि वो चीज जो गई थी वो डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है, इन तीनों में से क्या है? यह चीज प्रूफ की एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने। कब प्रूफ की? 1933 से इन्होंने आपका 1944 है शायद, 44, हाँ 44 है आपका। तो यहां पर इन्होंने 44 है। 1933 से 1944 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 44 में इन्होंने बताया कि आखिर उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर क्या है। और उससे पहले लोग ये मानते थे, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट, पहले लोग मानते थे, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग ये मानते थे, इट वॉज बिलीव दैट प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा लोग मानते थे पहले कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इनके एक्सपेरिमेंट से देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। ये हम इसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, और इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ध्यान से समझना। इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लो या पैट्री प्लेट ले लो, कुछ भी ले लो। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक बैक्टीरिया डाला। ये रहा बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है R2। क्या नाम है? R2। ये लो, इसको मैं कॉपी कर देता हूं,
तो इसके अंदर, अरे पूजा कॉपी हो गया, हाँ, ये हम यहां पे भी ले आए और ये हम यहां पर भी ले आए। ठीक है, 3 केस है। टेस्ट ट्यूब है R2 बैक्टीरिया, टेस्ट ट्यूब है R2 बैक्टीरिया, टेस्ट ट्यूब है R2 बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या क्या डाला, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर क्या क्या डाला, मैंने यहां पर डाला प्रोटीन। क्या डाला, मैंने यहां पर डाला प्रोटीन, बिल्कुल सही है। और मैंने यहां क्या डाला, और मैंने यहां पे डाला आरएनए। क्या डाला, आरएनए। और मैंने यहां पर डाला एक चीज जिसको मैंने बोला डीएनए। ध्यान से समझना सर, ये प्रोटीन, आरएनए और डीएनए किसके डाले, ये मैंने जिसके डाले वो है आपका एस्थर्ड बैक्टीरिया। अच्छा, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिविंग R2 बैक्टीरिया डाले, बिल्कुल सही है। आपने टेस्ट ट्यूब में लिविंग R2 बैक्टीरिया डाले, बिल्कुल सही है। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए डाला, किसका डाले, किसका प्रोटीन, आरएनए, डीएनए डाला, किसका प्रोटीन और आरएनए, डीएनए डाला, मैंने एस्थर्ड बैक्टीरिया का प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को डाला, ये डाल दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और एक चीज और डाली जिसका नाम है एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है प्रोटीएस। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, अरे कौन लिख रहा है हेलो प्राची, अरे छोड़ दे प्राची को, पढ़ने दे उसको, काहे प्राची प्राची है, ब्लॉक हो जाएगा बाद में। बेटा टीम बैठी हुई है सर्वेलेंस पे, ढिसक्याओ, यहां देख इतना खतरनाक काम चल रहा है? माइस का बेचारे का काम खराब हो गया, उसकी 13वीं में तुम लोग कह रहे हो कि आलू पूड़ी और ज्यादा पेट भर के खानी है, अब आलू की सब्जी और दे दो। अरे यहां देखो कितना खतरनाक काम चल रहा है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें R2 बैक्टीरिया डाले लिविंग, और एस्थर्ड का प्रोटीन डाला, एस्थर्ड का आरएनए डाला, एस्थर्ड का डीएनए डाला, और एक एंजाइम डाला जिसका नाम है प्रोटीएस। और प्रोटीएस की प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीएस एक एंजाइम है, और प्रोटीएस एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंजाइम डिग्रेड कर देगा, किसको डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। तो इस एंजाइम ने डिग्रेड कर दिया प्रोटीन, किसका, प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया, एस्थर्ड के प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया। तो जब एस्थर्ड के प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया तो इसका मतलब इसका प्रोटीन तो अब R2 में नहीं जा सकता, इसका मतलब तो यह हो गया कि इसका प्रोटीन अब R2 में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटीन को मार दिया प्रोटीएस एंजाइम ने। अब यहां प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को किसने मार दिया, प्रोटीन को किसने डिग्रेड कर दिया, प्रोटीएस एंजाइम ने डिग्रेड कर दिया। इसका मतलब अब यहां प्रोटीन नहीं है। लेकिन जब मैंने टेस्ट ट्यूब देखा तो टेस्ट ट्यूब में मुझे जो बैक्टीरिया मिले, टेस्ट ट्यूब में जो मुझे बैक्टीरिया मिले वो मुझे मिले एस्थर्ड बैक्टीरिया। इससे क्या कंफर्म हुआ, लिख के बताओ, मान जाऊंगा। इससे क्या कंफर्म हुआ, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे क्या कंफर्म हुआ, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बताओ। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इससे किस चीज का कंफर्मेशन हुआ कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लिख के बताओ, लिख के बताओ। शाबाश शाबाश, अरे यही मांगता है साला, यही मांगता है मां, यही मांगता है रे, अरे दीवाने, यही मांगता है बाबा, यही मांगता है। तो भाई अगर प्रोटीन डिग्रेड हो गया, प्रोटीन मर गया,
तो ये प्रोटीन तो R2 के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां प्रोटीन है ही नहीं। जब प्रोटीन है ही नहीं, वो R2 में जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी टेस्ट ट्यूब में एस्थर्ड बैक्टीरिया मिले, तो बताओ शक किसके ऊपर है? या तो डीएनए पे शक है या आरएनए पे शक है, या तो डीएनए पे शक है या फिर आरएनए पे शक है। इससे यह कंफर्म हुआ कि इससे यह कंफर्म हुआ कि प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। इससे यह कंफर्म हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। मुबारक हो। अब ये लो, दूसरा टेस्ट ट्यूब लो। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने R2 बैक्टीरिया डाला और हमने डाला यहां पर क्या? हमने डाला आरएनए, ठीक है, और हमने डाला डीएनए। क्या डाला? डीएनए, ठीक है। किसका डाला? उसी का डाला जिसका पहले डाला, एस्थर्ड बैक्टीरिया। 2 तारीख को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट आएगा यूट्यूब पे। चैनल का नाम आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, टीम आपको बताएगी। तो एस्थर्ड बैक्टीरिया, और उसके एक हफ्ते बाद आएगा, 2 नहीं, उसके बाद 9 तारीख को आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट। एस्थर्ड बैक्टीरिया का आरएनए डाला, डीएनए डाला, और साथ में एक चीज और डाल दी। क्या डाल दिया? डाल दिया आरएनएज। क्या डाल दिया? आरएनएज एंजाइम। और आरएनएज एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिग्रेड करेगा। किसको डिग्रेड करेगा? आरएनए को डिग्रेड करेगा। किसको डिग्रेड करेगा? आरएनए को डिग्रेड करेगा। बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने तुम्हें वन शॉट नहीं दिए थे शुरू में। हर चीज का एक सही समय होता है। तो अगर मैं आपको बोला डिग्रेड आरएनए, अब आरएनए डिग्रेड हो गया, मुबारक हो, आरएनए डिग्रेड हो गया, आरएनए मर गया, आरएनए मर गया, आरएनए डिग्रेड हो गया, आरएनए मर गया, आरएनए मर गया। लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फिर भी वहां पर टेस्ट ट्यूब में कौन से बैक्टीरिया मिले? एस्थर्ड बैक्टीरिया मिले। जब आरएनएज एंजाइम ने आरएनए को मार दिया, तो आरएनए तो R2 में जा नहीं सकता, तो फिर R2 एस्थर्ड में कन्वर्ट फिर भी हुआ। इससे क्या कंफर्म हुआ? बताओ कौन जेनेटिक मटेरियल नहीं है? इससे क्या कंफर्म हुआ? इससे यह कंफर्म हुआ कि आपका आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से समझना, आरएनएज एंजाइम ने आरएनए को मार दिया। अब जब आरएनए मर गया तो वो R2 में जाएगा ही नहीं। तो जब R2 में जाएगा ही नहीं, फिर भी R2 किस में कन्वर्ट हो गया? एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर भी R2 किस में कन्वर्ट हो गया? एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां आपने R2 बैक्टीरिया डाले थे और वो R2 बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गए? एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गए। यहां पर भी आपने R2 बैक्टीरिया डाले थे और R2 बैक्टीरिया आपके किस में कन्वर्ट हो गए? एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गए। आपने यहां क्या डाला था? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए डाला था। किसका? एस्थर्ड का। और कौन से बैक्टीरिया डाले थे? R2। कौन सा एंजाइम डाला? प्रोटीएस। प्रोटीएस ने किसको डिग्रेड कर दिया? प्रोटीन को मार दिया। तो जब प्रोटीन मर गया तो ये प्रोटीन तो अब R2 में जाएगा ही नहीं। तो फिर R2 में या तो आरएनए गया होगा या डीएनए गया होगा, बट ये नहीं पता कि आरएनए गया या डीएनए गया। इनमें से कोई गया है। प्रोटीन नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटीन को किसने मार दिया? प्रोटीएस ने मार दिया। तो टेस्ट ट्यूब में मिले एस्थर्ड बैक्टीरिया। इसका मतलब R2 बैक्टीरिया एस्थर्ड में तभी कन्वर्ट हुआ होगा
जब एस थर्ड का या तो आरएनए गया होगा या डीएनए गया होगा, प्रोटीन जा नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन को मार दिया प्रोटीएज ने। यहां टेस्ट ट्यूब में R2 डाला, एस थर्ड का आरएनए डाला, एस थर्ड का डीएनए डाला और एक एंजाइम डाला जिसका नाम है आरएनएस। इस एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि वो आरएनए को मार देगा। तो जब आरएनए को मार दिया तो आरएनए है ही नहीं, जब आरएनए है ही नहीं तो वो R2 में जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी R2 किस में कन्वर्ट हो गए? एस थर्ड में कन्वर्ट हो गए। तो इससे यह कंफर्म हुआ कि आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट देखिए, कहानी में ट्विस्ट देखिए, कहानी में ट्विस्ट देखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। R2 एस थर्ड में चेंज यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, बट प्रोटीन से नहीं हुआ, आरएनए से नहीं हुआ। जो चीज अंदर जाएगी वही R2 को एस थर्ड में चेंज करेगी। अब अंदर क्या गया? आरएनए गया, प्रोटीन गया या डीएनए गया, यही पता लगाना है। यहां पर हमने डाला डीएनए, क्या डाला? डीएनए। और कहानी में ट्विस्ट, यहां हमने एक एंजाइम डाला, डीएनएस एंजाइम। और डीएनएस एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिग्रेड करता है किसको? डीएनए को। अब डीएनए डिग्रेड हो गया, बताओ जरा टेस्ट ट्यूब में कौन से बैक्टीरिया मिले होंगे? बताओ टेस्ट ट्यूब में कौन से बैक्टीरिया मिले होंगे? डीएनए ही डिग्रेड हो गया, डीएनए ही डिग्रेड हो गया। बताओ टेस्ट ट्यूब में कौन से बैक्टीरिया मिले होंगे? अगर समझ आया तो बता दो। टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया मिले वो आपके मिले R2 बैक्टीरिया। क्या मिले? R2। अरे अरे दीवाने, आ गया समझ में। देखिए यहां पर R2 बैक्टीरिया डाला, डीएनए डाला, किसका डाला? डीएनए, डीएनए डाला एस थर्ड का, एस थर्ड हीट किल्ड का, एस थर्ड हीट किल्ड का, साथ में डाला डीएनए। तो डीएनए ने डीएनए को मार दिया। तो जब डीएनए मर गया तो अंदर कुछ गया ही नहीं, इसलिए R2 एस थर्ड में कन्वर्ट नहीं हुए। यहां पर R2 नॉट कन्वर्ट्स इनटू एस थर्ड। टेस्ट ट्यूब में R2 बैक्टीरिया का मिलना यह कंफर्म करता है कि यहां से यहां डीएनए ही गया होगा, कि भैया डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज अगर आपको समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। इसका मतलब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां पर चेंज हुआ, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट यहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, क्योंकि यहां आपको क्या मिले? R2 मिले। तो बच्चों प्रूफ कैसे किया? हमने प्रूफ नहीं किया, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसका बायोकेमिकल नेचर ग्रिफिथ नहीं बता पाए उसको एक्सप्लेन किया 1933 से 1944 में। और इन्होंने बताया कि उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो बायोकेमिकल नेचर था वो डीएनए था, बायोकेमिकल नेचर डीएनए था। इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली, तीनों में लिविंग R2 बैक्टीरिया डाल दिए और इस टेस्ट ट्यूब में एस थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया का, एस थर्ड बैक्टीरिया का, हीट किल्ड बैक्टीरिया का प्रोटीन डाला, आरएनए डाला और डीएनए डाला और साथ में एक एंजाइम डाल दिया प्रोटीएज।
प्रोटीएस एंजाइम ने प्रोटीन को मार दिया, मतलब टेस्ट ट्यूब से प्रोटीन गायब हो गया। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में हमें देखने को मिले R2 बैक्टीरिया की जगह एस्थर्ड बैक्टीरिया। भाई R2 बैक्टीरिया एस्थर्ड में कन्वर्ट हो गए, कारण या तो आरएनए अंदर गया या फिर डीएनए अंदर गया, पर गया क्या ये नहीं पता, बट ये पता चल गया कि प्रोटीन तो नहीं गया होगा, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहां पर R2 बैक्टीरिया लिया, आरएनए लिया और डीएनए लिया, किसका? एस्थर्ड बैक्टीरिया का, साथ में डाल दिया आरएनएस एंजाइम। आरएनएस एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि उसने आरएनए को मार दिया होगा, तो टेस्ट ट्यूब में आरएनए तो है नहीं, बचा क्या टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब में है डीएनए, तो इसका मतलब डीएनए अंदर गया होगा, और जिसने R2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया होगा? S3 में कन्वर्ट कर दिया होगा। इसी को और अच्छी तरीके से प्रूफ किया यहां पर कि अगर मैं डीएनए को मारने के लिए एक एंजाइम डाल दूं डीएनएस, तो डीएनएस ने डीएनए को मार दिया, अब डीएनए है नहीं तो अंदर कुछ गएगा नहीं, अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो R2S3 में चेंज होने भी नहीं चाहिए, और चेंज हुए भी नहीं। टेस्ट ट्यूब में मिले R2 नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म सेल। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया। एक पता नहीं कौन है ये, अरे रीना धरती पे बोझ, पढ़ाने तो दे, एनसीईआरटी रीड कर दूं, एनसीईआरटी रीड कर दूं। अरे तेरे दिमाग में खोपड़े में कुछ है या नहीं है, या बेच के खा गई है? इतना पढ़ाने के बाद, इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर तेरे से एनसीईआरटी रीड नहीं होती, पढ़ाई छोड़ दे, छोड़ दे, कह दे मम्मी पापा को कि मेरे बस की नहीं है। साला मास्टर यहां समझा रहा है, बीच में एनसीईआरटी रीड कर दो। अरे दिमाग है या बेच के खा गई है? लुखी है क्या? क्या यार, ये क्या लोग हैं यार, ये तू 20 साल लगे रहना, तेरे से नीट नहीं निकलेगा। टॉपिक चल रहा है बीच में, एनसीईआरटी रीड कर दो। अबे तेरे भेजे में कुछ है या बेच के खा गई? अजीब है यार, कैसे? अरे भाग यहां से, कैसे यार ये, छी, कोई तमीज नहीं, मतलब यार यहां इतना भयंकर तरीके से समझाया, एनसीईआरटी रीड कर दो, एनसीईआरटी रीड कर दो। तू क्या कर रही है वहां पे बैठ के? डीएनए जेनेटिक मटेरियल पढ़ाया, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया, डीएनए की पैकेजिंग पढ़ाई, दोनों की पूरी एनसीईआरटी रीड करी। मुझे पता है ना कब रीड करना है, टॉपिक खत्म हुआ नहीं, एनसीईआरटी रीड कर दो। अबे मैं अपने स्टाइल में एनसीईआरटी रीड करूंगा, अपने तरीके से दूंगा, मेरी मर्जी में तब रीड करूंगा। अरे यार क्या यार, ये क्या लोग हैं यार, कहां से आते हैं ये? धरती पे बोझ एकदम, सच में एकदम खाली है, घुटने में भी नहीं है दिमाग, कुछ नहीं है। चले मेडिकल की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी रीड कर दो। झकमर आ रही है, तू कर क्या रही है? एनसीईआरटी रीड कर दो। चलो भाई, यहां तक समझ में आया तो यस लिखो, यहां तक समझ में आया तो यस लिखो। गॉड ब्लेस हर। चली गई क्या? गई, कोई बात नहीं। भाई ये जेनेटिक्स पार्ट 2 है, बच्चों के लिए नहीं है चैप्टर, लेजेंड लोगों के लिए है ये। तो भाई लेजेंड लोगों के लिए है ये, बच्चों के लिए नहीं है ये। बच्चे इस चैप्टर से दूर रहे, वरना शाम को बुरे बुरे ख्याल आएंगे। ये चैप्टर बच्चों के लिए नहीं है, समझ में आया? एनसीईआरटी चीज कर दो। मैं दीवानी तू बनेगी डॉक्टर। चलो भाई, तो भैया एक हमने प्रूफ, एक हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि माइस की जो डेथ हुई थी, माइस की जो डेथ हुई थी वो लिविंग एस्थर्ड बैक्टीरिया की वजह से हुई थी, मतलब एस्थर्ड से R2 में जो चीज गई वो डीएनए गया। लेकिन लोग ये मानते थे कि जो पैथोजेनेसिटी है
मारने की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी मारने की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही लुखे आते हैं, पूरा मूड खराब कर देते हैं। अब मन कर रहा है कि अगले 10 के 10 लेक्चर रिकॉर्डेड दे दूं, खत्म करूं, समझ गए? ऐसा मन करता है जब ऐसे से आ जाते हैं ना, ठीक है, मुंह उठा के आ गए। तो अगर मैं आपको बोला इससे ये कंफर्म नहीं हुआ, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे ये कंफर्म हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्योंकि माइस के मरने का जो कारण था वो कैप्सूल था। बट अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट पर आप बिल्कुल शक नहीं कर सकते, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिस पे आप शक नहीं कर सकते, मतलब एकदम स्पष्ट। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को स्पष्ट एक्सपेरिमेंट में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि माइस का जो डेथ था वो कैप्सूल की वजह से था। पैथोजेनेसिटी जो थी वो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट थी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आपका था वो था हर्शे एंड चेस। देखो, मैंने आपको एक मैसेज पढ़ाया, मैंने उसके लिए कुछ भी गलत नहीं बोला, उसके लिए कितने अच्छे से मैंने रीड किया, हंसते हुए रीड किया, क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने लिखा ना, एकदम से मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मतलब बात समझ लो, जो ये लोग होते हैं ना, इनकी मानसिकता पता है कैसी होती है? इनकी मानसिकता होती है ये भी मिल जाए, 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 हम खुद कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बस की है नहीं। अबे मैं एनसीईआरटी रीड भी कर दूंगा तब भी तुझे समझ नहीं आएगा। हर्शे एंड चेस, बहुत गुस्सा आया मुझे अभी सच में। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट थे। पहला एक्सपेरिमेंट आपका किसका था? पहला एक्सपेरिमेंट जो था आपका वो ग्रिफिथ्स आपका था, और उसके बाद उसको प्रूफ किया एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने। यहां से प्रूफ हो गया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। तो किस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? वो ग्रिफिथ वाला नहीं है, वो है हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है इसको ज्यादा पक्का प्रूफ माना जाता है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल का। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्पष्ट। एक बार सभी लोग फटाक से जल्दी से दिल बना दो अगर तुम्हें यहां तक समझ में आया, ताकि मैं ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूं, ताकि मेरा मूड थोड़ा सा सही हो जाए। जल्दी से एक बार दिल बना दो, फटाफट दिल बना दो, जल्दी से दिल बना दो। मानसी दुबे, यू शुड नॉट अब्यूज हर। बताओ, अब ये मैडम बताएंगी कि क्या करना है। मानसी तू भी निकल ले बेटा, तू भी निकल ले, निकल जा बेटा, यहां से भाग जा, यहां से। अब तुम बताओगे क्या करना है। तू भी निकल जा बेटा, निकल ले यहां से, चल निकल, निकल जा बेटा जल्दी। देख ले मानसी, ये दिल देख ले, तेरे लिए ही है, देख ले बेटा, देख ले। अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ। अब जरा हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट देखना, फटाफट देखना, फटाफट देखना, फटाफट देखना।
हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट दिया था 1952 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था 1952 में, और इन्होंने जो बैक्टीरिया यूज किया, इन्होंने जो बैक्टीरिया और वायरस यूज किया, देखिएगा यहां पर इन्होंने आपका वायरस यूज किया जिसको हम बोलेंगे T2, जिसको हम बोलेंगे T2। T2 इनका वायरस था, और इस वायरस को हम लोग बोल रहे हैं आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। एनसीईआरटी में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इस एनसीईआरटी में ये जो स्टार्टिंग का पहला पेज है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, मैंने आपको डीएनए से पढ़ाया है। डीएनए से ये जो स्टार्टिंग है, इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, जेनेटिक कोड इसके अंदर लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ आपको तब पढ़ना है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको डीएनए से पढ़ाया है, ये पूरा एनसीईआरटी आपको रीड कर चुका हूं, पैकेजिंग तक आपको रीड कर चुका हूं। उसके बाद आज मैंने आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ाया है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद मैंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको बता दिया है। फिर यहां पे लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनएज है, डीएनएज का मतलब होता है एंजाइम। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब जो मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो है आपका ये वाला जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये वाला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आपका जो वायरस है वो है आपका T2 वायरस इन्होंने यूज किया, और जो बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया वो बैक्टीरिया है इनका ई कोलाई। तो ध्यान से समझना, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना। हर्शे एंड चेस का अनइक्विवोकल प्रूफ 1952। वायरस का नाम है T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्शन करते हैं, किसको इन्फेक्शन करते हैं, किसको इन्फेक्शन करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं। किसको इन्फेक्शन करते हैं? बैक्टीरिया को। तो ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया गया, T2 बैक्टीरियोफेज यूज किए गए। बैक्टीरियोफेज का मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं। 1952 हर्शे एंड चेस। ध्यान से समझना, इसको समझने से पहले हम यहां पर एक रफ डायग्राम बनाते हैं वायरस का। ये मैंने वायरस का रफ डायग्राम आपका बनाया। मैं आपको वायरस नहीं पढ़ा रहा हूं। ये जो आपको दिखा वायरस का, इसको आप बोलते हैं हेड, इसी को आप बोलते हैं प्रोटीन कोट, इसको आप बोलते हैं प्रोटीन कोट, और इसके प्रोटीन कोट को आप नाम देते हैं किसका? कैप्सिड का। तो अब आप देखिए, ये जो आपको इसकी प्रोटीन कोट दिख रही है, जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये है आपका प्रोटीन कोट, इसको आप बोलते हैं कैप्सिड। ये जो आपको दिखा, ये है आपका टेल, इसको आप बोलते हैं टेल। नेक और कॉलर मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैं आपको वायरस नहीं पढ़ा रहा। और ये जो आपको दिखी इस तरीके से, ये जो आपको दिखे, ये इनको बोलते हैं टेल फाइबर। क्या बोलते हैं? टेल फाइबर। और इसके अंदर आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका होता है जेनेटिक मटेरियल, ये होता है जेनेटिक मटेरियल।
और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आपका डीएनए। देखो, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, कभी गुस्सा नहीं किया, आज पहली बार गुस्सा किया तो सोशल वर्कर आ गए कि यू शुड नॉट एब्यूज, है ना। देखो कैसे आ गए, यू शुड नॉट एब्यूज। अरे तू पढ़ाई कर लेना, इतनी मेहनत क्यों कर रही है लिखने में। पढ़ने वाला बच्चा यहाँ चैट में लिखेगा, पढ़ने वाला जो बच्चा है वो यहाँ चैट में लिखेगा। अब ये टीचर को बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बताओ, ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तेरे को यहाँ कोई ज्ञान दे रहा है, तुम कुछ भी कैसे भी कुछ भी लिख दो, और टीचर ने अगर इतना बोल दिया तो ये नेता बनते हैं। बताइए, इस तरह के लोग होते हैं। ये भी उसी कैटेगरी में होते हैं, ये भी कुछ नहीं करेंगे। इनका काम है बस, हाँ, एक कमेंट करना था, कर दिया, बन गई सोशल वर्कर, बस हो गया खत्म। तो आप देखिए, ये है आपका वायरस। कौन सा वायरस है? T2 वायरस है। कौन सा वायरस है ये है आपका T2 वायरस। अब ध्यान समझना, ये है आपका हेड मतलब प्रोटीन कोट। प्रोटीन किससे बना होगा? प्रोटीन बना होगा किससे? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स में कुछ अमीनो एसिड मेरे पास हैं, जैसे मैंने आपका बोला सिस्टीन, और दूसरा मैंने आपका बोला मिथियोनिन। एक मैंने बोला सिस्टीन और दूसरा मैंने बोला मिथियोनिन। तो एक को मैंने बोला सिस्टीन और दूसरा मैंने बोला मिथियोनिन। सिस्टीन यही अमीनो एसिड नहीं है, और भी बहुत सारी अमीनो एसिड है। मैंने 2 ही अमीनो एसिड लिखी, और ये वो अमीनो एसिड है जिनके अंदर प्रेजेंट होता है आपका सल्फर। क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर। तो ध्यान समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। यह है T2 वायरस, यह है इसकी प्रोटीन कोट, जिसको आप बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन बनी है किससे? अमीनो एसिड। इसमें बहुत सारी अमीनो एसिड्स होंगी, मैंने 2 ही अमीनो एसिड लिखी। ये वो अमीनो एसिड लिखी जिनके अंदर प्रेजेंट होता है सल्फर। और ये है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल किससे बना है? जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोटाइड में है बेस, न्यूक्लियोटाइड में है शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में है आपका फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड में है आपका बेस है, आपका शुगर है, और आपका फॉस्फेट है। तो न्यूक्लियोटाइड में बेस है, शुगर है, और क्या है? आपका फॉस्फेट है। इसका मतलब फॉस्फेट मतलब क्या प्रेजेंट है? आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो आइसोटोप भी यूज किए। अभी मैं इसके बाद एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। रेडियो आइसोटोप, इन्होंने जो रेडियो आइसोटोप यूज किए वो है आपके S35 और P32। तो सल्फर 35 वाला यूज किया, फॉस्फोरस 32 वाला यूज किया। ये रेडियो आइसोटोप है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में S35 यूज किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में P32 यूज किया। रेडियो आइसोटोप S35 यूज किया और रेडियो आइसोटोप P32 यूज किया। 1952 अनइक्विवोकल प्रूफ। वायरस का नाम है T2, और ये T2 वायरस जो है ये बैक्टीरिया पे इंफेक्शन करेगा। बैक्टीरिया जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया वो है ई कोलाई। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इंफेक्शन करते हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ये रहा आपका वायरस, ये इसकी प्रोटीन कोट है जो बनी हुई है अमीनो एसिड से। उनमें काफी अमीनो एसिड्स हैं, उनमें कुछ सिस्टीन और मिथ्योनिन रहेंगी जिनमें सल्फर मिलेगा, और जेनेटिक मटेरियल में आपका मिलेगा फॉस्फोरस। अब मैं आपको यहां पर एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट। 6 बजे तक क्लास चलेगी, क्योंकि 15-20 मिनट आपको रिवीजन कराया है स्टार्टिंग में, तो मैं आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। तो 5:45 पर जिसको जाना है वो चले जाना, 15 मिनट रिकॉर्डेड देख लेना।
तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान से समझना, ध्यान से समझना पूरा का पूरा। अब इन्होंने क्या किया, हर्शे एंड चेस ने क्या किया, हर्शे एंड चेस ने क्या किया, हर्शे एंड चेस ने क्या किया, देखिएगा हर्शे एंड चेस ने क्या किया। ये है आपका वायरस T2 वायरस, ये है आपका कौन सा वायरस, T2 वायरस। तो ये है आपका T2 वायरस। इन्होंने हर्शे एंड चेस ने क्या किया, हर्शे एंड चेस ने क्या किया, इन्होंने ये जो T2 वायरस है इसको ग्रो कराया इन अ मीडियम, जिस मीडियम में क्या डाला हुआ था, जिस मीडियम में क्या डाला हुआ था, इस मीडियम में इन्होंने डाला हुआ था रेडियो एक्टिव S35। अब आप देखिए जरा, ये इसका क्या है, ये इसका है डीएनए और ये है इसका प्रोटीन कोट। तो जब ये वायरस इसके अंदर, वायरस को एक ऐसे मीडिया में ग्रो कराया जिस मीडिया में क्या डाला हुआ है, रेडियो एक्टिव S35 डाला हुआ है। अब मुझे बताना रेडियो एक्टिव S35 किसमें एंटर करेगा, अमीनो एसिड में एंटर करेगा या डीएनए में एंटर करेगा, बताइए। रेडियो एक्टिव S35 इस वायरस के प्रोटीन कोट में एंटर करेगा या डीएनए में एंटर करेगा, बताइए, बताइए मुझे। ये रेडियो एक्टिव S35 इस वायरस के डीएनए में एंटर करेगा या प्रोटीन कोट में एंटर करेगा, लिख के बताइए। कहां पर एंटर करेगा, कहां पर एंटर करेगा, अमीनो एसिड में एंटर करेगा। ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन किसका बना हुआ है, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड में है सिस्टीन और मिथियोनिन। इनमें क्या मिलता है नेचुरली, इनमें नेचुरली सल्फर मिलता है। ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनमें नेचुरली सल्फर मिलता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल में क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। तो मैंने इस वायरस को ऐसे मीडिया में ग्रो कराया जिस मीडिया में मैंने डाला है रेडियो एक्टिव S35। तो रेडियो एक्टिव S35 incorporated into amino acid और प्रोटीन कोट। तो यहां से जो वायरस मुझे मिलेंगे, यहां से जो वायरस मुझे मिलेंगे वो वायरस के प्रोटीन कोट में, वो वायरस के प्रोटीन कोट में, वो वायरस के प्रोटीन कोट में क्या प्रेजेंट होगा, इन वायरस के प्रोटीन कोट में S35 मिलेगा, S35 मिलेगा। बट इसका जो डीएनए होगा उसमें S35 नहीं होगा, उसमें S35 आपका एब्सेंट होगा, क्योंकि सल्फर कहां जाएगा, सल्फर अमीनो एसिड में जाएगा, या मैं कहूं अमीनो एसिड से बनी होगी प्रोटीन कोट, जिसको आप बोलते हैं क्या, जिसको आप बोलते हैं कैप्सिड। तो मैं आपको यहां लिख सकता हूं कि जो रेडियो एक्टिव S35 है, रेडियो एक्टिव S35 है, मैं लिख सकता हूं कि S35 incorporated into अमीनो एसिड और प्रोटीन कोट, जिसको मैं बोल रहा हूं कैप्सिड। तो ये वायरस जो है, ये वायरस को हम बोलते हैं रेडियो लेबल्ड वायरस, क्योंकि इसके अंदर आपके
रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, इनके अंदर आपकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। कहां पर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है? प्रोटीन कोट में। तो ये नॉर्मल वायरस थे। इन नॉर्मल वायरस को आपने एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां मीडियम में आपने रेडियो एक्टिव S35 डाला था। S35 इन प्रोटीन के अमीनो एसिड में गया होगा। कौन से अमीनो एसिड में गया होगा? जो मैंने यहां लिखी हुई थी आपकी, किस में गया होगा? सिस्टीन में गया होगा या कहां गया होगा? मिथ्योनिन में गया होगा। सिस्टीन में गया होगा, मिथ्योनिन में गया होगा। तो यहां तक ये आपको समझ में आया तो यस लिखिए। नहीं, अभी ब्लेंडर में नहीं करना, अभी ब्लेंडर में नहीं करना ऋतिक भाई, वो बाद में आएगा। अभी यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया, यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो फटाफट जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। अगर यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ वायरस को दोबारा से देखिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोबारा से अब कुछ वायरस को कहां ग्रो किया? इन्होंने कुछ वायरस को कहां ग्रो किया? इन्होंने कुछ वायरस को T2 वायरस ग्रो इन अ मीडियम। अब यहां मीडियम में डाला हुआ है P32, यहां मीडियम में डाला हुआ है P32। सम वायरस, कुछ वायरस को किस मीडियम में ग्रो कराया? कुछ वायरस को ग्रो कराया रेडियो एक्टिव S35 में। यहां पर कुछ वायरस को ग्रो कराया P32 में। अब मुझे बताइए कि ये जो P32 है, ये इन वायरस में कहां घुसेगा? बताइए मुझे, ये P32 कहां घुसेगा? P32 इनकॉर्पोरेटेड इनटू कहां घुसेगा? इनटू DNA, बट नॉट प्रोटीन कोट। तो अब यहां आपको जो वायरस मिलेगा, यहां आपको जो बिल्कुल सही, क्योंकि फास्फोरस किसका पार्ट है? फास्फोरस न्यूक्लियोटाइड DNA। इसका मतलब P32 इन वायरस में कहां घुसेगा? DNA में घुसेगा, ना कि प्रोटीन कोट में घुसेगा। तो ये आपका इस तरीके से ये और ये और ये। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका DNA। तो यहां पर आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कहां प्रेजेंट है? DNA में प्रेजेंट है। तो यहां पर आपका जो DNA होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। मतलब यहां DNA में आपका P32 प्रेजेंट होगा, लेकिन जो प्रोटीन कोट होगी वहां पर P32 एब्सेंट होगा। और इस वायरस को भी आप क्या बोलेंगे? इस वायरस को भी आप रेडियो लेबल्ड वायरस बोलेंगे। बट यहां पर आपका जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो आपकी प्रेजेंट होगी किसमें? DNA के अंदर होगी। ये देखिए, फिर से आ जाइए। कुछ वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां मीडिया में हमने पहले से डाला था रेडियो एक्टिव S35। तो इन वायरस के प्रोटीन कोट में S35 चला गया,
क्योंकि प्रोटीन बने होंगे अमीनो एसिड से, और यहां कुछ अमीनो एसिड्स होती हैं जिनका नाम है सिस्टीन और मिथ्योनिन, जो अपने अंदर सल्फर को इनकॉर्पोरेट करती हैं। तो ये S35 सिस्टीन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड से चला गया, और अमीनो एसिड से बनती है प्रोटीन कोट। तो ये वायरस रेडियो लेबल्ड हो गए जिनके प्रोटीन कोट में S35 है, इनके डीएनए में S35 नहीं है। कुछ वायरस को मैंने ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम में जहां मीडिया में मैंने रेडियो एक्टिव P32 डाला हुआ है। तो ये रेडियो एक्टिव P32 जो है वो फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। तो P32 डीएनए में गया होगा, प्रोटीन कोट में नहीं गया होगा। तो इस वायरस के प्रोटीन कोट में P32 नहीं है, डीएनए में P32 है। तो ये रेडियो लेबल वायरस, ये वायरस अब हर्शे एंड चेस अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं। यह भी हर्शे एंड चेस नहीं किया था। यहां तक समझ में आया तो लिख लीजिए और यस सर लिख दीजिए। बच्चों, मेरे को आपको इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं यूजुअली गुस्सा करता नहीं हूं। गुस्सा मुझे बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा आता है, बट मैं करता नहीं हूं। लेकिन आज मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है मानसी, तुम सही कह रहे थे, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम सही हो बेटा, ठीक है, तुम खुश रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। और मानसी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और जब टीचर समझा रहा हो ना यार, तो तब समझा करो, समझ गए? ये सब मत लिखा करो, एनसीईआरटी रीड कर दो। अरे इतना खतरनाक काम चल रहा है वहाँ, माइस की जिंदगी और मौत का सवाल है, वहां पर एकदम से स्टेटमेंट आया एनसीईआरटी रीड कर दो। अरे यार ऐसा नहीं होता ना यार, हमारी भी तो सहनशीलता है, हैं? ऐसे ऐसे झरीले झरीले कमेंट आते हैं, उनको इग्नोर करके हम लोग पढ़ाते हैं। आज नहीं हो पाया, खत्म। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैंने दो तरह के वायरस तैयार कर लिए। अब इन दो तरह के जो वायरस हैं, इनसे इंफेक्शन कराऊंगा इकोलाई बैक्टीरिया को, जो कि हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, नहीं यार, फिर पता है मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, अंदर से ऐसे लगेगा यार फालतू में बच्चे को डांट दिया यार। ठीक है यार, इतने टाइम से तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, कभी आज तक नहीं बोला, कुछ बोला यार बताओ? वो इतना झरीला कमेंट था, पता नहीं क्या क्या, कभी नहीं बोलते। हो जाता है यार, मूवमेंट है, हो जाता है, नहीं हुआ कंट्रोल। आदमी पढ़ा रहा था पूरा का पूरा, एकदम दिल से पढ़ा रहा था, इतना जान लगा के कॉन्सेप्ट दे रहा था, वो एकदम से आया यार एनसीईआरटी रीड कर दीजिए, नहीं हुआ कंट्रोल यार। ठीक है, तो अब उसका चलो ठीक है, अब है, अब हो गया तो हो गया, अब क्या करें अब। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोला करूंगा मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, मेरा बेटा मैं करूंगा एनसीईआरटी रीड करूंगा, ठीक है, हो जाएगा, तेरा सिलेक्शन होगा, तेरा ही होगा, ठीक है, मस्त होके पढ़ाई करना, अच्छे से हो जाएगा। किसी के बोलने से सिलेक्शन रुकता तो भाई फिर तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं करता। ऐसा होता क्या है? मान ले तू मुझे बोल दे कि सर आप तो बड़े गंदे हो, आप ये हो, आप वो हो, आपके साथ बुरा हो जाए होगा मेरे साथ बुरा? होगा ही नहीं, बोलने से थोड़ी ना होता बेटा, समझ रहे? मैंने बोल दिया नहीं होगा तो ऐसा थोड़ी ना नहीं होगा कि मैं तो नहीं पढ़ रही, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे तेरे को पढ़ाई करना है, समझ में आया? किसी के बोलने से दुनिया नहीं चलती। कॉन्सेप्ट ले, अपना मतलब निकाल, बस, और कुछ नहीं। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक? तो ये तुमको समझ में आ गया, ये तुमको समझ में आ गया, तो ये तुमको समझ में आ गया अच्छे से, ये तुमको समझ में आ गया। तो अब बस तुम्हें फ्री कर रहा हूं मैं जल्दी। अब यहां से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, यहां से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। ये वायरस भी इकोलाई को इन्फेक्शन करेंगे, ये वायरस भी इकोलाई को इन्फेक्शन करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट को छींक आनी शुरू हो गई भाई। उस एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका इन्फेक्शन, दूसरा है आपका ब्लेंडिंग, और तीसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। कल पढ़ेंगे, नहीं ले रहा एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, कल पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल बना दो,
फटाफट दिल बना दो। समझ में आया हो जितना अभी तक पढ़ाया तो फटाफट दिल बना दो, और ऐप में एक कमेंट जरूर करके जाना कि क्लास कैसी लगी। ऐप में 10 या 12 सेकंड लगेंगे, एक कमेंट जरूर करके जाना कि तुमको क्लास कैसी लगी। बाय। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा और कल की क्लास तबाही होगी। ये एक्सपेरिमेंट मत पढ़ना, अभी एनसीईआरटी से ये मत पढ़ना, ये पूरा नहीं हुआ है। हर्षे एंड चेस मत पढ़ना, हर्षे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट अभी मत पढ़ना, ये पूरा नहीं हुआ है। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।